नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। आज डॉक्टर साहिब की इस वीडियो में हम खास तौर पर बात करने वाले हैं रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाने की समस्या के बारे में, और इसके बारे में हमारे सवालों के जवाब देने वाले हैं बिहार के ही क्या पूरे देश के सबसे ज्यादा मशहूर ऑर्थोपेडिक सर्जन्स में से एक डॉक्टर RN सिंह, जो अपने काम के लिए पद्मश्री से सम्मानित भी हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब से हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उसके पहले आपसे आग्रह रहेगा कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें। अब सबसे पहला सवाल डॉक्टर साहब मैं यही करना चाहूँगी कि रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होने की जो समस्या होती है वो किन कारणों से होती है? बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्न पूछने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जब हम डेवलप हो रहे थे तो हम पहले चौपाया जानवर थे। आज भी हमारे पूर्वज बंदर देखिएगा कि चारों पैर पर चलते हैं, लेकिन जब हम खड़े हो गए, जब हम स्ट्रेट हो गए तो हमारा रीढ़ की हड्डी में भी कुछ बनावटी चेंज हुआ। और अगर आप देखेंगे तो इस बनावटी चेंज में साइड से देखने पर इस तरह का है, ऊपर में थोड़ा मुड़ा हुआ, फिर नीचे भी मुड़ा हुआ। लेकिन ये जो बनावटी चेंज है उसमें क्या है कि अगर यहाँ एक पॉइंट रखें और यहाँ एक पॉइंट रखें तो ये ज़रूर पीछे भागा हुआ है या आगे भागा हुआ है, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक होता है। यानी कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक अगर हम साहुल गिराते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी 1 होता है। इसमें ये थोड़ा आगे निकला हुआ है, थोड़ा पीछे निकला हुआ है। इसको हम लोग नॉर्मल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन कहते हैं, जो अगर आप साइड से सीधे पीछे से देखेंगे तो पूरा सीधा है और साइड से देखेंगे तो थोड़ा टेढ़ा है। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है। नाउ कभी कभी क्या होता है कि रीढ़ की हड्डी में कुछ खराबी होने से, जैसे मान लो कि एक रीढ़ का हड्डी पूरा नहीं बना, जैसे हम लोग के शरीर की बनावट में हम लोग का शरीर 2 भाग में बनता है और फिर सटता है, तो कभी कभी एक पार्ट हड्डी का नहीं बना, हेमी वर्टिब्रा बोलते हैं उसको। इससे क्या हुआ कि हड्डी टेढ़ा हो गया इस लाइन में, ऐसे या ऐसे, दोनों किसी तरह से। तो अगर टेढ़ापन हड्डी में आगे पीछे देखने में टेढ़ा हुआ, जैसे दाहिने तरफ झुक गया तब, बाएं तरफ झुक गया तब, इसको हम लोग स्कोलियोसिस बोलते हैं। स्कोलियोसिस का मतलब हुआ रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन सामने से देखने पर। और उससे क्या होता है कि अगर हम दाहिने झुक गए, बाएं झुक गए तो हमारा ये कूल्हा ऊपर चला गया, और अगर हम बाएं झुकेंगे तो हमारा ये कूल्हा, ये शोल्डर ऊपर जाएगा। तो इससे डिफॉर्मिटी दिखने लगता है। और ख़ास के बच्चियों में जब होता है तो सामने से दिख पाता है कि इसका एक कंधा ऊपर है, दूसरा कंधा नीचे है। इसको हम लोग स्कोलियोसिस बोलते हैं। स्कोलियोसिस 2 प्रकार के होते हैं। एक स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस, जिसमें कि रीढ़ की हड्डी के बनावट में ही गड़बड़ी है। रीढ़ की हड्डी के बनावट में गड़बड़ी है जिसके चलते स्कोलियोसिस हुआ, तो उसका इलाज डिफ़िकल्ट है क्योंकि जन्मजात वो बीमारी है। और दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, ये कहते हैं नॉन स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस, जिसमें कि आपका रीढ़ का हड्डी में टेढ़ापन मांसपेशियों के बैलेंस के चलते है। मान लो कि कोई नाव है जिसके ऊपर एक स्तूप लगा है और दोनों तरफ तार खींच रहे हैं, और एक हम ज़्यादा खींच देंगे तो वो ऐसे हो जाएगा, दूसरा खींच देंगे तो ऐसे हो जाएगा। ठीक उसी तरह जो इसके दोनों तरफ जो मांस होते हैं उसमें अगर कोई मांस पैरालाइज हो गया, जैसे पोलियो में अगर ये मांस पैरालाइज हो गया तो वहाँ पर एक स्कोलियोसिस डेवलप कर जाए, जिसको हम पैरालिटिक स्कोलियोसिस कहेंगे। कभी कभी क्या होता है कि दर्द के चलते स्लिप डिस्क, जैसे बताया, कभी कोई सुने होंगे नाम। स्लिप डिस्क में क्या होता है कि कभी कभी दर्द के चलते पेशेंट थोड़ा टेढ़ा होकर चलता है, बिकॉज उसको उसमें आराम मिलता है, वो भी स्कोलियोसिस हो सकता है। और कभी कभी स्कोलियोसिस का कारण पता नहीं चलता है, क्यों हुआ है स्कोलियोसिस, इसको नहीं हम लोग जानते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं इडियोपैथिक स्कोलियोसिस। इडियोपैथिक का नाम जो है, इसलिए हम लोग इडियोपैथिक बोलते हैं, जिसका हम लोग मजाक के रूप में कहते हैं डॉक्टर इज इडियट एंड पेशेंट इज पैथिक। मीन्स पेशेंट सफ़र कर रहा है, डॉक्टर को पता ही नहीं कि क्यों टेढ़ापन हुआ, उसको बोलते हैं इडियोपैथिक। तो ट्रीटमेंट इसी तरह से डिफ़र करता है। अगर स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस है तो कितने हड्डी खराब हैं उसको ठीक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इस पर परेशानी है। अगर ये पैरालिटिक स्कोलियोसिस है तो रीढ़ की हड्डी में कोई गड़बड़ी नहीं है, खाली मांसपेशियों में गड़बड़ी। अगर पोलियो से हुआ है तो पोलियो को ठीक करना मुश्किल है, इसलिए इस बीमारी को भी ठीक करना मुश्किल है। अगर इडियोपैथिक स्कोलियोसिस हुआ है
तब उसका इलाज हम लोग कहीं कहीं करते हैं। अब दिक्कत क्या है कि अगर आप बच्चे का स्पाइन टेढ़ा हो रहा है, 10 साल की उम्र अगर उसका स्पाइन फिक्स कर दीजिएगा तो बच्चे का हाइट छोटा हो जाएगा। इसीलिए हम लोग उसको क्या करते हैं कि सपोर्ट दे करके बच्चा जब 14-15 साल का हो जाए तब जाके हम लोग स्पाइन को फ्यूज करने का कोशिश करते हैं, ताकि सीधा करके उसको डिफरेंट ऑपरेशंस करके स्पाइन जो टेढ़ा हो रहा है उसको सीधा कर दें। तो वो ऑपरेटिव ट्रीटमेंट खोजता है। कभी कभी पीछे से भी रॉड लगाना पड़ता है, आगे से भी रॉड लगाना पड़ता है, तब जाके स्कोलियोसिस में पेशेंट का स्पाइन सीधा होता है। मिला जुला करके मैं यही कहूँगा कि स्कोलियोसिस रीढ़ की हड्डी के टेढ़ापन का एक बीमारी है जिसके कई कारण हो सकते हैं, और ये बचपन में ही पता चल जाता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ये इसका जो कहते हैं टेढ़ापन है वो बढ़ते जाता है। उसको रोकने के लिए हम लोग शुरू में डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेस है, नाम है ह्यूस्टन ब्रेस, मिलवॉकी ब्रेस, ये सब देते हैं जिससे कि वो टेढ़ापन थोड़ा कम हो, और 14, 15, 16 साल की उम्र में उसका ऑपरेशन भी किया जा सकता है। एक अहम सवाल यहाँ मैं ये करना चाहूँगी कि क्या कोई रिस्क फैक्टर्स होते हैं या कुछ कोई ऐसा वर्ग है जिससे बीमारी होने का खतरा ज़्यादा रहता है? नो, इस बीमारी के लिए कोई दर्द नहीं होता है, पेनलेस कंडीशन है। नहीं सर, मेरा सवाल ये था कि शायद ये महिलाओं में ज़्यादा होती है या पुरुषों में ज़्यादा होती है, ऐसा कुछ नहीं है। या कोई एज ग्रुप जिसमें ज़्यादा ही देखी जाती है? नहीं, ये बचपन में पाया जाता है, और देखा गया है कि महिला पुरुष में बराबर होता है, लड़कियों में थोड़ा ज़्यादा होता है। अंतिम सवाल यही करना चाहूँगी कि इसका इलाज किस तरीके से हो सकता है? क्या कुछ एक्सरसाइजेज भी होती है जो मरीजों को करनी चाहिए? नहीं, एक्सरसाइज से तो कम, लेकिन ब्रेस डाल करके हम लोग इसका शुरू में ट्रीटमेंट करते हैं। और जब लड़की का या लड़के का उम्र 14-15 साल का होता है, जबकि स्पाइन अपने हिसाब से जितना बढ़ना था बढ़ गया, तब हम लोग उसको फ्यूजन करते हैं ताकि टेढ़ापन नहीं बढ़े। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं उन्हें आपने ठीक तरीके से समझा होगा। तो इन लक्षणों का अपने अंदर ध्यान रखें, और अगर आपको ये बीमारी होती है तो जल्द से जल्द अपने चिकित्सक से कंसल्ट कर लें। खुद से चिकित्सक बनने की कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहिब की अगली वीडियो में। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर इसे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।